हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गौरव सिंह। मित्रों, आप लोग हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्लांट मार्फोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ये सब आप पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स R.H. ह्यूटेकर ने जो 1969 में 1969 में सभी जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया था, उनमें से हम एक जगत जो कि प्लांटी अर्थात पादप जगत है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आज हम उन्हीं वर्गीकरण से एक दूसरे जगत कवक जगत अर्थात किंगडम फंजाई का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। ठीक है मित्रों, आप जानते हैं कि R.H. ह्यूटेकर ठीक है, इन्होंने 1969 में सभी जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। ठीक है, इन 5 जगतों में विभाजित किया। जगत मोनेरा में हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का अध्ययन करते हैं और कवक में हम यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस और थैलोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, जो कि अभी हम इनके सामान्य लक्षण के बारे में जानेंगे और कवक क्या है, कैसे इनके फादर हैं, उस सब के अध्ययन हम करेंगे। जगत प्लांटी, जगत पादप, इसका अध्ययन हम अपने दूसरे टॉपिक या दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करा रहे हैं। और जगत एनिमेलिया कुछ ही समय में हम इसकी भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जगत कवक फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या होते हैं मित्रों? सबसे पहले अगर हम बात करें तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत फंजाई या कवक, इसी को हम कवक भी कह रहे हैं, तो फंजाई या कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार पॉइंट हमारा इसमें यह होगा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, और वह साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक जो कवकों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको हम माइकोलॉजिस्ट या कवक विज्ञान शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो बस इतना ही जानिए हम कि कवकों के अध्ययन वाले वैज्ञानिक माइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं? माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि पी एंटोनियो मिचेली, नहीं जानते हैं तो आज जानिएगा कि पी एंटोनियो मिचेली, जिनको हम शॉर्ट में
P.A. मिचेली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है पी एंटोनियो मिचेली को, कवक विज्ञान का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ कवक में हम जो भी लाइन पढ़ेंगे लाइन टू लाइन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होंगी कवक विज्ञान के पिता या जनक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार से पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं आपके पी एंटोनियो मिचेली। मित्रों, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनके बुक का नाम है नोवा जेनेरा प्लेंटेरम। ठीक है, ये किताब लिखी गई है पी एंटोनियो मिचेली के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसमें नोवा प्लेंटेरम जेनेरा में लगभग 900 स्पीसीज का अध्ययन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम, इसलिए इनको कवक विज्ञान का फादर कहा गया। ठीक है, उसके बाद H.A.D. वेरी, H.A.D. वेरी, ठीक है, इनको मित्रों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी अर्थात आधुनिक कवक विज्ञान के पिता। या जनक। ठीक है, तो ये जितनी लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है। कवक विज्ञान के जनक, सबसे पहले कवकों पर जिन्होंने अध्ययन किया वो है पी एंटोनियो मिचेली। उन्होंने एक पुस्तक लिखी नोवा जेनेरा प्लेंटेरम, जिसमें उन्होंने लगभग 900 स्पीसीज का वर्णन किया था। ठीक है, उसके बाद H.A.D. वेरी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट कहा जा रहा है इनको, और इन्हीं को हम प्लांट या फिर प्लांट पैथोलॉजी का भी फादर कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, मतलब कवकों के द्वारा पादपों में कौन से रोग होते हैं उसका जो अध्ययन होता है वो है प्लांट पैथोलॉजी। तो उसका भी वर्णन आपके H.D. वेरी ने किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले हैं F.M. फ्राइज। इनको फादर ऑफ सिंथेटिक माइकोलॉजी, संश्लेषित कवक विज्ञान का ना, देखिए कवक विज्ञान के जनक, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक, संश्लेषित सिंथेटिक माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं F.M. फ्राइज। इन्होंने मित्रों एक बुक लिखी और उनकी बुक का नाम है सिस्टेमा माइकोलॉजियम। सिस्टेमा माइकोलॉजियम, ठीक है, ये बुक आपके F.M. फ्राइज के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इन्होंने संश्लेषित कवक का अध्ययन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ सिंथेटिक माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम कड़ी बात करें तो E.J. बटलर, E.J. बटलर, इनका ये फेमस या फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। ठीक है, एंड
पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज ए बटलर, भारतीय कवक व रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? इज ए बटलर। ठीक है। एक भारत के ही सदाशिवन हैं, सदाशिवन, जो कि प्रसिद्ध माइकोलॉजिस्ट हैं, कवक विज्ञान शास्त्री हैं ये, तो इनको हम कह सकते हैं फेमस माइकोलॉजिस्ट। इनका भी नाम आता है फेमस माइकोलॉजिस्ट में सदाशिवन का। ठीक है। और तो भारतीय कवक विज्ञान में इज ए बटलर, इनको फादर कहा जाता है, और जो फेमस हैं वो हैं आपके सदाशिवन, जो कि फेमस प्रसिद्ध कवक शास्त्री हैं। कवकों के जानकार। ठीक है। तो ये सब जितनी लाइन्स है मित्रों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और फंजाई, इसके बाद हम थैलोफाइटा में ही एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये सब की भी शुरुआत करेंगे। तो ये हमने आज कवक जगत की शुरुआत की है। ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स थे कि कवक का अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कह रहे हैं, इनके फादर कौन है, इंडियन फादर कौन है। ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया, आगे हम चलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या है नेम फंजाई, कवक नाम, नेम फंजाई, दैट मीन्स फंजाई शब्द गैस्पार्ड बाहिन ने दिया। इंपॉर्टेंट शब्द है ये कि फंजाई शब्द किसने दिया, तो फंजाई शब्द गैस्पार्ड बाहिन ने दिया। ठीक है। आगे मित्रों आप जानते ही हैं R.H. व्हिटेकर ने इनके लिए किंगडम फंजाई रखा था। तो इसको नोट करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, ये आप याद रखेंगे कि R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत में सभी जीवधारियों को विभाजित किया था, जिसमें से एक जगत है आपका कवक या फंजाई। ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। एलेक्सोपोलस और मिम्स। ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने फंजाई को एक अलग से किंगडम बनाया और उस किंगडम में रखा, और उसका नाम था माइसीटी। उसका नाम दिया उन्होंने माइसीटी। ये किंगडम है। अभी तक R.H. व्हिटेकर ने इसके लिए किंगडम दिया था फंजाई, लेकिन एलेक्सोपोलस और मिम्स ने अपनी क्लासिफिकेशन में फंजाई को एक अलग से किंगडम माइसीटी में रखा। इसीलिए हम कवकों के अध्ययन को माइसीटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उधर हम माइकोलॉजी तो कह ही रहे थे, लेकिन एलेक्सोपोलस और मिम्स ने इसके लिए एक अलग से किंगडम की स्थापना की, जिसका नाम था माइसीटी किंगडम। इसीलिए इसके इस प्रकार से कवकों के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, माइसीटोलॉजी कह रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम एंसवर्थ। एंसवर्थ एंसवर्थ ने भी इनके लिए एक नए किंगडम की स्थापना की और उनको माइकोटा नामक किंगडम में रखा। ठीक है। किस में रखा, माइकोटा में। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, जो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो एंसवर्थ ने इनको माइकोटा में रखा, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने इनको माइसीटी में रखा, जबकि R.H. व्हिटेकर ने इनको फंजाई में रखा। ठीक है। बेसी
इन्होंने पहली बार बताया कि फंजाई कवक पर्णहरिम रहित होते हैं, दैट मीन्स एक्लोरोफिलस होते हैं। एक्लोरोफिलस होते हैं, साथ ही साथ असंवहनी पौधे होते हैं, दैट मीन्स इसमें संवहन मंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसी ने बताया कि कवक क्या है, पर्णहरिम रहित हैं अर्थात एक क्लोरोफिलस हैं, और असंवहनी अर्थात नॉन वैस्कुलर प्लांट हैं, दैट मीन्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे एक सेंटेंस बार बार पीछे आ रहा था कि प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान का मतलब है कुछ कवक ऐसे होते हैं जो आपके पादपों पर रोग उत्पन्न करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, डिजीज का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान। अर्थात इसमें हम कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे पादपों में रोग होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम फंगल डिजीज भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम एनिमल्स और प्लांट दोनों में होने वाले फंगस के द्वारा रोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसी के हम क्या कह रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी। तो अगर हम बात करें आगे कि फंजाई अब क्या है, ठीक है, अभी तक तो फंजाई का इतिहास था कि कैसे इसकी को कितने किसको फादर कहा जा रहा है, कौन से आधुनिक फादर हैं, कौन सिंथेटिक फादर हैं, किन्होंने इसका टर्म दिया। तो फंजाई अगर इसका हम सिंगल बात करें तो सिंगल है फंगस, फंजाई ग्रुप है। अगर इसका सिंगल की बात करें तो सिंगल क्या है, फंगस। ठीक है, जिसका अर्थ होता है फलना फूलना, फलना फूलना। ठीक है, मोस्टली ये मशरूम एगरिकस के लिए यूज किया गया था, जो एक रात में ही बड़े अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक रात में ही डेवलप्ड हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया गया फंगस, मतलब बड़ी तेजी के साथ फलना फूलना, जो कि मोस्टली मशरूम एगरिकस के लिए यूज किए गए थे, और जो एक रात में ही बड़ी तेजी के साथ डेवलप्ड हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके लैटिन वर्ड से ही उत्पत्ति हुई है, फंगस शब्द की उत्पत्ति लैटिन फंगोर से हुई है, इसका अर्थ है फलना और फूलना। ठीक है, और जो कि मोस्टली मशरूम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फंजाई क्या है, तो मित्रों फंजाई आपके पर्णहरिम रहित, दैट मीन्स एक्लोरोफिलस, संवहन ऊतक रहित, दैट मीन्स नॉन वैस्कुलर, थैलोफाइट्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, पर्णहरिम एक्लोरोफिलस, दैट मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये भी परपोषी होते हैं। ये कैसे हैं,
परपोषी हैं, अर्थात अपना भोजन दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं या दूसरे एनिमल्स की सहायता से या दूसरे प्लांट की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, परपोषी। तो थैलोफाइटा, इसको आपने जाना है कि जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि में डिफ्रेंशिएट या विभाजित न किया जा सके कि कौन जड़ है, कौन पत्ती है, कौन सा तना है, तब आप उसको कहेंगे थैलोफाइटा। तो यहाँ कवक में भी हम देखेंगे, इसमें मोस्टली आपके लीव्स, स्टेम, रूट्स आदि को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको भी थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये परपोषी होते हैं जिसमें ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी भी हो सकते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोंट। ठीक है, तो पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोंट जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जो सड़े गले स्थानों से प्राप्त कर रहे हैं, जब दो जीव एक साथ में पाए जाए, जैसे लाइकेन में, तो लाइकेन में ये सजीवन व्यतीत करते हैं, तो उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी होगी, इसमें हमने तो कवक के बारे में जान लिया कि कवक कैसे हैं, क्लोरोफिल रहित हैं, संवहन बंडल रहित हैं और साथ ही साथ परपोषी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके वितरण की। वितरण व वास स्थान, वितरण व वास स्थान, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट के बारे में बात करते हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि फंजाई सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी का मतलब ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं या सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, नाम है उसका यूबिक्यूटस, अर्थात अगर हम इंग्लिश में बात करें तो फंजाई आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब कास्मोपोलाइटन, कास्मोपोलाइटन सर्वव्यापी अर्थात सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 77,000 नेम्ड ज्ञात जातियां हैं और वनस्पत शास्त्री बिलीव करते हैं कि 1.2 मिलियन फंजाई की स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 1.2 मिलियन फंजाई स्पीसीज हो सकती हैं। फंजाई सर्वव्यापी होते हैं, 77,000 ज्ञात जातियां हैं और 1.2 मिलियन फंजाई की जातियां हो सकती हैं। ठीक है, ये ऐसा जो भी आपके माइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि 1.2 मिलियन फंजाई अभी स्पीसीज हैं। ठीक है, ये आप इतना नोट करिए, फिर आगे हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं कि कौन फंजाई कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे हम वास स्थान या हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिटाट अर्थात वास स्थान, तो वास स्थान मतलब कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली प्रमुखतः जो कवक होते हैं वो आर्द्रता अर्थात नमी वाले क्षेत्रों पर और स्थली होते हैं। ठीक है मित्रों, आर्द्रता नमी वाले स्थानों पर, नम स्थानों पर और स्थली होते हैं। लेकिन कुछ जलीय कवक भी होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए होगी, जलीय कवक अर्थात एक्वेटिक फंजाई। ठीक है, इसमें हमारा एग्जांपल बस याद करना है आपको, मोनोब्लीफेरिस,
मोनोब्लिफेरिस, इसकी जो हाइफी होती है वो कोइनोसाइटिक होती है, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और दूसरा है सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया जिसको वाटर मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दो एग्जांपल हैं, मोनोब्लिफेरिस और सेप्रोलेग्निया। मोस्टली हमने यहाँ बताया कि जो प्रमुखता आपके होते हैं वो नमी वाले और स्थलीय टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ कवक ऐसे भी हैं जो जल में पाए जाते हैं और उसका नाम है मोनोब्लिफेरिस और सेप्रोलेग्निया। यहाँ से कई बार आपके टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि कुछ जली कवक, निम्न में से जली कवक हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका सेप्रोलेग्निया या मोनोब्लिफेरिस होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो सेप्रोलेग्निया होता है वो डेड फिश के ऊपर पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेप्रोलेग्निया मरी मछली के ऊपर, मरी मछली के ऊपर मतलब प्रेजेंट ऑन डेड फिश बॉडी, ठीक है। यहाँ मछली ना कह करके हम मरे कीट, जो कीट हैं उस पे कह सकते हैं, तो ये फ्लीज हो जाएगा। यहाँ मैं अपनी और करेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मरे कीट के ऊपर या प्रेजेंट ऑन डेड फ्लीज बॉडी के ऊपर सेप्रोलेग्निया पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, ये जली कवक है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं प्रीडेसियस, प्रीडेसियस फंजाई। प्रीडेसियस का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, शिकारी कवक। तो शिकारी कवक से हमारा तात्पर्य यह है कि बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, और सॉइल में एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। इनके जो हाइफी होते हैं वो उस एनिमल्स के शरीर के अंदर चले जाते हैं और उनको किल करने का कार्य करते हैं या मारने का कार्य करते हैं। तो ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, शिकारी कवक। मतलब इसमें है आपका एग्जाम्पल डेक्टाइलेला, दूसरा है जूफेगस और आर्थ्रोबोट्राइस, आर्थ्रोबोट्राइस। ये तीन ऐसे कवक हैं मित्रों जो कि दूसरे एनिमल्स, ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इनको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। ये पहले डिवीजन होकर के एक नूसेस बनाते हैं, ठीक है, और इसी नूसेस में वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद अपने माइसेलियम या होस्ट के साथ उसको चूसक के रूप में उनको किल करने का कार्य करते हैं, और जब वो किल्ड हो जाते हैं इसी कारण उनको नाम दिया गया है प्रीडेसियस या शिकारी कवक, ठीक है। तो ये शिकारी कवक हैं। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे यहाँ जली कवक, शिकारी कवक, ये सब याद रखने वाले, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा जब फंजाई का संबंध हायर प्लांट के साथ हो तब उसे हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। मतलब
संबंध कवक व उच्च वर्ग के पौधे। उच्च वर्ग के पौधों के साथ अगर कवक का संबंध है तब उसे हम माइकोराजा कहते हैं। और उच्च वर्ग के पौधों के रूट के साथ, पौधों के रूट अर्थात जड़ के साथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जैसे ये दो तरह के हो सकते हैं, इक्टोट्रॉफिक, जैसा कि पाइनस में देखने को मिलता है, चीड़ में, और दूसरा है इंडोट्रॉफिक, जैसा कि ऑर्किड्स जो कि अधिपादप है उसमें देखने को मिलता है। मतलब ये शरीर के ऊपर भी एसोसिएशन बना सकते हैं और शरीर के अंदर भी बना सकते हैं। तो पाइनस में आप देख सकते हैं कि जब पाइनस के जड़ों में कवक का एसोसिएशन हो तब उसे हम माइकोराजा कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, माइकोराइजल जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ है पाइनस में। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में भी क्वेश्चन आता है, यहाँ कवक से भी आता है कि माइकोराइजा कौन से पादप में बनाए जाते हैं, तो वो है आपका पाइनस और दूसरा आर्किड्स। आर्किड्स में इंडोट्रॉफिक होते हैं और पाइनस में इक्टोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, राइजोक्टोनिया, यहाँ जो फंगस है उसका नाम है राइजोक्टोनिया। यही है आपका ऐसा फंगस है जो आर्किड के साथ एसोसिएशन बनाने का कार्य करता है, मतलब संबंध बनाने का कार्य करता है। तो वहाँ राइजोक्टोनिया, आर्किड्स के साथ संबंध बनाने का काम कौन कर रहा है, राइजोक्टोनिया। ठीक है, अगला है सिम्बायोटिक, सहजीवी। सहजीवी कवक, तो इसमें क्या है, उदाहरण मैंने आपको बताया था सहवाग में। मित्रों, लाइकेन को हिंदी में सहवाग कहते हैं। ठीक है, एल्गी को हम शैवाल, फंजाई को कवक और लाइकेन को सहवाग कहते हैं। तो सहवाग में हम कवक प्लस शैवाल, दैट मीन्स फंजाई प्लस एल्गी का अध्ययन करते हैं। मोस्टली जो एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं, वो आपके एल्गी के साथ, ठीक है, एल्गी के साथ लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन के साथ, लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस का एक अच्छा उदाहरण है। और इस प्रकार के एल्गी को, जो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से संबंध रखते हैं, वह एल्गी के साथ जुड़ करके लाइकेन बना रहे हैं और इसीलिए उसको हम सहजीवी फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सहजीवी इसमें जो आपके होंगे उसका नाम है आपका लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन की उदाहरण है किसका, सहजीवी फंजाई का, जिसमें फंजाई एस्कोमाइसिटीज वर्ग के हो सकते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज के होते हैं। अगला है ईपीफाइटिक, अधिपादप। आर्मिलेरिया, इसमें एग्जाम्पल है आपका आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, मोस्टली एप्पल, सेब के पेड़ के ऊपर, सेब के पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए उनको अधिपादप दिया जा रहा है, जो कि पादप के ऊपर उगे, तो उनको क्या कह रहे हैं, आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया एक ऐसा कवक है जो सेब के पेड़ के ऊपर उगता है और सेब में एक रोग उत्पन्न करता है। उस रोग का डिजीज का नाम है रेड रॉट ऑफ एप्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि
रेड रॉट ऑफ एप्पल किसके द्वारा होता है? आर्मिलेरिया के द्वारा। और आर्मिलेरिया किसके अंतर्गत रखा गया है? अधिपादप या इपीफाइटिक फंजाई में। ठीक है, तो सेब के पेड़ के ऊपर पाया जा रहा है, ये क्या है? एपीफाइटिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, और आगे हमारा है मृतजीवी या मृतोपजीवी कवक। दैट मीन्स सैप्रोफाइटिक फंजाई। ठीक है, सैप्रोफाइटिक फंजाई मतलब जो सड़े गले स्थानों से या मृत स्थानों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सड़े गले या मृत स्थानों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? मृतोपजीवी कवक या सैप्रोफाइटिक कवक। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है आपका म्यूकर, म्यूकर है। ठीक है, और पाइलोबोलस, पाइलोबोलस, ये मोस्टली दो हैं जो कि आपके सड़े गले स्थानों पर या सैप्रोफाइटिक होते हैं। मित्रों, इसी में कुछ ऐसे भी कवक हैं जो आपके डंग अर्थात गोबर पर पाए जाते हैं। जो गोबर में कवक पाए जाते हैं उनको हम कोप्रोफिलस फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है कैप्रोफिलस फंजाई। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ग्रो ऑन डंग, गोबर में उत्पन्न होने वाले। ठीक है, तो ऐसे जो गोबर में उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? कैप्रोफिलस फंजाई। ठीक है, तो कैप्रोफिलस फंजाई में हमारा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे हैं, तो इसमें हमारा नाम आता है एगेरिकस, जिसको आप मशरूम कहते हैं। इसकी खेती भी आप देखे होंगे कि गोबर में ही की जाती है। ठीक है, म्यूकर, इसी को हम, ये आपके हॉर्स के डंग में पाया जाता है। मतलब घोड़े के गोबर में। म्यूकर कहाँ उत्पन्न हो रहा है? घोड़े के गोबर में। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्स के डंग में पाए जाने वाला कवक है तो वो क्या है? म्यूकर। ठीक है, उसके साथ साथ पाइलोबोलस, ये भी आपके डंग में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, और पेजाइजा, पेजाइजा। तो याद रखिएगा, म्यूकर, पाइलोबोलस, पेजाइजा और एगेरिकस ऐसे हैं जो कैप्रोफिलस फंजाई हैं, और इसके साथ साथ ये सैप्रोफाइटिक फंजाई भी हैं। सैप्रोफाइटिक सड़े गले स्थानों पर, तो गोबर में पाया जाना तो सैप्रोफाइटिक और मोस्टली कैप्रोफिलस फंजाई में आते हैं। म्यूकर और पाइलोबोलस ये सड़े गले स्थानों पर भी पाए जाते हैं और गोबर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो गोबर में पाए जाने वाले को हम क्या कहेंगे? कैप्रोफिलस फंजाई। कुछ स्टार पॉइंट हैं, जैसे आपका नाम है राइजोपस, नाम बहुत चर्चित नाम है राइजोपस का, राइजोपस। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? राइजोपस। इसी को हम पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि रोटी पर उगता है। कहाँ उगता है? रोटी पर उगता है। खाने वाली जो रोटी होती है उसी पर। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो रोटी का छोटा सा टुकड़ा आप थोड़ा सा भिगो करके किसी नम स्थान पे फेंक दीजिए, 1 से 2 दिन पर उस पर काले काले से चकत्ते आप देख सकते हैं। वो जो काले काले से चकत्ते हैं वही राइजोपस हैं। वही क्या है? राइजोपस है। उसका अगर सूक्ष्मदर्शी के साथ अध्ययन किया जाए तो उसमें हम माइसेलियम, उसके स्पोर आदि का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो
रोटी पर उगता है, इसीलिए इसको हम ब्रेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसको हम ब्रेड फंजाई के नाम से भी जान रहे हैं, या ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। रोटी पे उगने के कारण राइजोपस को हम ब्लैक मोल्ड, पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखें हम, तो अगला हमारा पेनिसिलियम। आपको पता होगा इसी पेनिसिलियम की एक जात पेनिसिलियम नोटेटम से, ये भी कवक ही है, पेनिसिलियम नोटेटम से पहला प्रतिजैविक औषधि, दैट मीन्स फर्स्ट एंटीबायोटिक औषधि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था, जो जीवाणुओं के रोग को कम करने या प्रतिरोधक, अर्थात उनमें एंटीबायोटिक्स उनकी प्रतिरोधक को समाप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक मोस्टली जो प्रथम फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम के ही एक स्पीसीज से निकाला गया, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो पहला एंटीबायोटिक इसी से प्राप्त किया गया था। इसको हम ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ ग्रो करता है? फलों पर उगता है, फलों पर। और मोस्टली कैसे फलों पर? सिट्रस, दैट मीन्स खट्टे फलों पर। ठीक है, मोस्टली कहाँ पर? खट्टे फलों पर ये उगते हैं। और उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम। इसी कारण उसको हम ब्लू मोल्ड के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो भी मृतोपजीवी कवक होते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको पूर्णतः समाप्त करने की भी क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको अपघटक या डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि सैप्रोफाइटिक फंजाई also called as decomposer, अपघटक। अपघटक मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट्स को पूर्णतया समाप्त करना, किसी भी कंपोनेंट्स को पूर्णतया समाप्त करना। तो ये जो सैप्रोफाइटिक आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? जितनी भी जिन चीज़ों पर पाए जाते हैं कुछ समय के पश्चात उनको पूर्णतया समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सैप्रोफाइटिक को हम डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हम अगर अगला पढ़ें तो हमारा है पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक फंजाई दैट मीन्स परजीवी कवक। परजीवी कवक जो दूसरों के शरीर पर, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो दूसरे के शरीर पर पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? परजीवी। परजीवी दो तरह के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। जब शरीर के अंदर हो तो अंतः परजीवी, बॉडी के अंदर, और जब बॉडी के सरफेस पे हो तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बाह्य परजीवी। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे ये जो हैं दो तरह के हैं। यहाँ अदर लिविंग होस्ट से, तो यहाँ पर इक्टोफाइटिक, इक्टोफाइटिक दैट मीन्स पौधों के बाह्य शरीर पर जो पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल। पोषक कोशिका के जो बाहर से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनको हम क्या, इसको हम पोषक कोशिका, मतलब जिनके शरीर के ऊपर ये पाए जा रहे हैं उस एनिमल्स को या प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के जब बाहर ये पाए जाते हैं तो उनको हम कह रहे हैं इक्टोफाइटिक। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल है इरिसाइफी, इरिसाइफी। ठीक है, ये एक रोग उत्पन्न करता है पाउडरी मिल्ड्यू। इन सबको भी हम पढ़ेंगे क्या इसके लक्षण हैं। तो इरिसाइफी पाउडरी मिल्ड्यू नामक डिजीज को उत्पन्न करता है, या पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी इसको भी हम जानते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा इंडोफाइटिक, दैट मीन्स ये क्या होगा? विद इन
वह क्या था, आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल, और ये क्या होगा, इनसाइड द होस्ट सेल और टिश्यू। जब पोषक कोशिका के ऊतक या कोशिका के अंदर पाए जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, इंडोफाइटिक। नाम से स्पष्ट है, इक्टो माने बाय और इंडो माने अंतः। शुरू में बताया कि परजीवी दो तरह के, जब शरीर के सरफेस पे पाए जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, इक्टो, और जब शरीर के अंदर, सेल के अंदर पाए जाएं तो उसको हम कहेंगे इंडो। ठीक है, तो यहाँ इंडो में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा है एग्जाम्पल एल्बुगो, फाइटोप्थेरा, ये पी है, फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया। ठीक है, ये सब कैसे हैं, अंतः परजीवी हैं, इंडोफाइटिक के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और, कवक जो होते हैं मित्रों, कवक 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 pH दैट मीन्स एसिडिक में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और एसिडिक मीडियम है तो उसमें ये अच्छी तरह से विकसित होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हमने पिछले वासस्थान के बारे में पढ़ा कि कौन सजीवी कवक हैं और परजीवी कवक कौन हैं, कौन से मृतोपजीवी हैं। उसमें हमने देखा, परजीवी में हमने दो तरह के कवक को देखा, जिसमें हमने इंडोफाइटिक और एक्टोफाइटिक के बारे में देखा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि जो कवक जैसे बार्क, प्लांट के बार्क पर उग रहा है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। अभी पीछे हमने बात किया कि ऐसे कवक जो डंग अर्थात गोबर पर उगते हैं उनके लिए हम कौन सा टर्म कैप्रोफिलस यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। तो एक उस पर हो जाएगा कि फंजाई ग्रो ऑन, दैट मीन्स जो कहाँ पर उगते हैं। तो पहला है हमारा कि अगर ट्री के बार्क पर उगते हैं, दैट मीन्स पेड़ों की छाल पर, अगर पेड़ों की छाल पर उगते हैं तो उसके हम कहेंगे कार्टिकोलस। तो उसको नाम हमने दिया है कार्टिकोलस। तो किसी फंजाई के नाम के साथ अगर कार्टिकोलस शब्द जुड़ा हो तो उससे हमको ये पता चलेगा कि वह फंजाई ट्री के बार्क में पाया जा रहा है। अगर कोई फंजाई डंग अर्थात गोबर में पाया जा रहा है तो उसको हम, पीछे पढ़ा अभी हमने, उसको हम कैप्रोफिलस के नाम से जानते हैं, कैप्रोफिलस फंजाई। ठीक है, अगर वुड दैट मीन्स कठोर लकड़ी पे पाई जा रही है, ठीक है, अगर कोई फंजाई है जो कठोर लकड़ी पे पाई जाती है, उड़ी स्ट्रक्चर पे पाया जा रहा है तो उसके लिए हम टर्म देते हैं इपीजाइलिक, इपीजाइलिक। अगर ब्रंट जली हुई लकड़ी पे पाई जा रही है, जली लकड़ी, ठीक है, अगर जली लकड़ी पे पाई जा रही है तो उसको हम जाइलोफिलस के नाम से जानते हैं, जाइलोफिलस। अगर कोई किरेटेनियस, किरेटिनियस मटेरियल दैट मीन्स किरेटिन युक्त, किरेटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे नाखून और
बालों में पाए जाते हैं या सींग में पाई जाती है। तो अगर कुछ केराटिन युक्त वाले मटेरियल पर भी अगर पाए जा रहे हैं कवक, केराटिन युक्त पदार्थों पर या स्थान पर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं केराटिनोफिलिक केराटिनोफिलिक। दैट मीन्स वह फंजाई जो कि नाखून, हेयर, सींग आदि या जो केराटिन की बनी है, केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर में, नाखून में पाई जाती है। तो बहुत सारे फंगल डिजीज आपने देखा होगा कि लोगों के नाखून खराब होने लगते हैं, तो वो इसी केराटिन युक्त फंगस के कारण ऐसे होते हैं। वो केराटिन लविंग होते हैं जो कि वहाँ के केराटिन को नष्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे टीनिया कैपिटस एक नाम है आपके फंजाई का, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। टीनिया कैपिटस, ठीक है, ये भी क्या है, केराटिन लविंग है और ये हमारे बालों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर इसका संक्रमण हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन होने लगता है। तो अर्थात ये गंजापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मोस्टली बायोटीन, विटामिन ई, इन सब की कमी से बाल झड़ते हैं, जो प्रोटीन है। तो लेकिन उसके साथ साथ टीनिया कैपिटस नामक फंजाई भी है जो गंजेपन के लिए जिम्मेदार है। मित्रों, अगले वीडियो में हम, आज के लिए बस इतना करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके थाइलस की संरचना पढ़ेंगे। थाइलस की संरचना, ठीक है, अर्थात कवकों का शरीर किस तरह से बना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज से केबीएस के एग्ज़ाम का भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन सब का नोटिफिकेशन आज पेपर में आया हुआ है। 5 तारीख को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।